स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, उसके लिए व्यंजक की स्थापना करना सीखेंगे। ध्यान रखना बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है तो हम यहाँ मानेंगे, माना सिंपल सा है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। मध्य बिंदु O है, बीच की दूरी 2L है। इसकी कौन सी रेखा पर बेटा? इसकी निरक्षीय रेखा पर। ध्यान देना बेटा, इसकी निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दूरी हमने मान ली R। सबसे पहले हम निरक्षीय रेखा को समझाते हैं, ये निरक्षीय रेखा होती क्या है। तो आइए बेटा समझते हैं। जैसे ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, अगर कोई रेखा इस प्रकार से जा रही है ऐसे, तो इस रेखा का नाम होगा बेटा अक्षीय रेखा। क्या नाम होगा? अक्षीय रेखा। अक्ष के अनुदिश है। ये AB हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q होता है। अब ये निरक्षीय रेखा क्या होती है? ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया AB जो -Q और +Q से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है। ये वैद्युत द्विध्रुव है। यदि कोई रेखा अक्ष के अनुदिश जाती है तो उसे हम अक्षीय रेखा कहते हैं। यदि कोई रेखा वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर लंबवत खींची जाती है तो उसका नाम होता है बेटा निरक्षीय रेखा। क्या नाम होता है बेटा? निरक्षीय रेखा नाम होता है उसका। बात समझ में आ गई होगी। निरक्षीय रेखा सदैव वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर लंबवत खींचे जाने वाली रेखा ही कहलाती है। ध्यान रखना। तो ये अक्षीय रेखा हो गई, ये निरक्षीय रेखा हो गई। ये हमारी कौन सी रेखा है बेटा? निरक्षीय रेखा है। अब देखिए बेटा, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा ज्ञात करनी हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो उस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम क्या मान लेंगे? एक परीक्षण आवेश मान लेंगे। और परीक्षण आवेश की प्रकृति सदैव धनात्मक होती है, जैसा कि हम पीछे समझ चुके हैं परीक्षण आवेश के बारे में। अब ये भी प्लस और ये भी प्लस बेटा, तो ये किधर भागेगा? ये उधर भागेगा। तो हमने माना कि ये जो लाइन हमारी लाइन ऑफ जॉइनिंग है, ये हम इसको यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे इस टाइप से। ये जो आएगी, हमने इसे क्या नाम दे दिया बेटा? हमने नाम दे दिया EB नाम दे दिया। B के कारण EB नाम दे दिया। ध्यान देना बेटा। तो ये जो हमारी EB है, वो EB क्या चीज़ है बेटा? EB जो है वो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दोबारा फिर, ये EB क्या चीज़ है बेटा? +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम क्या काम करेंगे बेटा? इस -Q आवेश के कारण भी देखेंगे। तो इसको क्या काम करिए बेटा? ऐसे करके ही हम मिला देते हैं पहले इस प्रकार से। जितना बड़ा ये खींचा है बेटा, उतना ही बड़ा हम इसे खींचेंगे। तो ये बेटा क्या आ गया? EA आ गया। क्या आ गया? A के कारण EA। अब ये EA क्या चीज़ है बेटा? EA -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ध्यान रखना। किसके कारण बेटा? -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस परीक्षण आवेश का काम खत्म हो गया। अब हम परिणामी तीव्रता बेटा बिंदु P पर मानेंगे। क्या मानेंगे? परिणामी तीव्रता। तो हमेशा बेटा ध्यान रखना, अगर अक्षीय स्थिति है हमारी वैद्युत द्विध्रुव की, तो परिणामी तीव्रता सदैव माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। जबकि निरक्षीय स्थिति है, ये वाली स्थिति निरक्षीय स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव की बेटा, तो परिणामी तीव्रता सदैव प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। ध्यान रखना बेटा। तो परिणामी तीव्रता बेटा हमारी ये आ जाएगी।
ये जो है वो हमारी क्या कहलाएगी बेटा, परिणामी तीव्रता। और परिणामी तीव्रता सदैव क्या होती है बेटा, प्लस से माइनस की ओर। कौन सी कंडीशन में, निरक्षीय स्थिति में। ये आपको ध्यान रखना होगा बेटा। तो देखो बेटा, ये हम कोण माने ले रहे हैं थीटा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। मैथ के रूल से ये दोनों समांतर, तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। और अगर हम बेटा ये वाला कोण माने थीटा, तो कायदे में ये कोण एकांतर कोण कहलाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा यहाँ पर हो जाएगा। ये डायग्राम बेटा हमने बना लिया, ध्यान रखना। उम्मीद करते समझ में आया होगा। थ्योरी कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल सी बेटा थ्योरी है, ध्यान देना। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। मध्य बिंदु O है, बीच की दूरी 2L है। इसकी निरक्षीय रेखा पर, इसकी निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोबारा फिर ध्यान से बेटा सुनना, ध्यान से सुनो। नोट्स हमेशा की तरह PDF फाइल के माध्यम से आपके तक पहुंच जाएंगे बेटा, ध्यान से सुनना। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। मध्य बिंदु O है, बीच की दूरी 2L है। इसकी निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बेटा हमारी थ्योरी हो गई। हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हैं बेटा, क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई ε0 के आवेश बटे दूरी का वर्ग। R क्या होती है बेटा, R होती है दूरी। प्रश्न आता है कौन सी दूरी, तो आवेश से उस बिंदु तक की दूरी होती है बेटा जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो ध्यान देना बेटा, देखो लिखेंगे हम लोग, तो ध्यान देना। +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर किसके कारण, +q आवेश के कारण। तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बेटा, हमने मानी है EB। क्या मानी है बेटा, EB। सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई ε0 के आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो आवेश कितना है, q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, BP। कितनी है, BP। और उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसकी तरह बेटा ध्यान रखना, भाई दूरी तो हमें चाहिए, कौन सी दूरी, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आवेश कहाँ रखा हुआ है, B पर, और तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है, P पर। तो BP हमारी क्या होगी बेटा, दूरी हो गई। अब हमें BP का मान निकालना है बेटा। तो चित्र से देखो बेटा, चित्र से तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है बेटा, BOP में, BOP ले लिया बेटा हमने। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण हमारा क्या हो गया, BP का वर्ग, कर्ण आधार का वर्ग BO का वर्ग प्लस लंब का वर्ग OP का वर्ग। आपने आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं है। ध्यान देना, 90 के सामने वाला कर्ण होता है तो BP हमारा कर्ण हो गया भाई। थीटा के सामने वाला लंब होता है तो OP हमारा क्या हो गया बेटा, लंब हो गया, ठीक है ना। और बचा हुआ आधार कहलाता है, OB हमारा क्या हो गया, BO हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। मान बेटा रखेंगे यहाँ पर, मान BO का मान क्या है, BO देखो, BO का मान कितना है बेटा, L, तो ये आ जाएगा L²। OP का मान कितना है बेटा, ये आ गया R²। ये काय का मान बन गया, BP का स्क्वायर। इसे अब बाद में देखते, तो BP बराबर क्या आ जाएगा बेटा, √L² प्लस R²। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। दोबारा फिर देखते, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई ε0 के
आवेश बटे दूरी का वर्ग, तो आवेश कितना था प्लस क्यू परमाण लिया जाएगा बेटा, और दूरी कितनी है बीपी का वर्ग। अब हमें बीपी का मान निकालना है, तो बीपी का मान समकोण त्रिभुज की हेल्प से हम बीपी का मान निकाल लेंगे। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मानेंगे बेटा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 का मान रख देंगे बेटा। तो देखो जरा, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, इसे साफ कर दे, समझ में आ गया होगा बेटा। तो ध्यान देना, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर देखो बेटा, तो क्या बनेगा ई बी बराबर ये देखो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो आवेश कितना है Q और दूरी बीपी का वर्ग। देखो बेटा बीपी का वर्ग की वैल्यू कितनी है L² प्लस R²। तो L² प्लस क्या हो गया बेटा R²। ये बेटा हमारा समीकरण बन गया 3। क्या बन गया बेटा, ये समीकरण बन गया 3। तो ये किसके कारण तीव्रता हम बेटा हमने निकाल दी, ये निकाल दी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बेटा। अब इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, ध्यान देना, इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता कितनी मानी है बेटा EA। देखिए माइनस Q के कारण तीव्रता हमारी EA है। सूत्र फिर से यही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश बटे दूरी का वर्ग। और बेटा दूरी हमारी कितनी है, देखिए A से लेके P तक, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये AP का वर्ग आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई सभी के, सिंपल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश बटे दूरी कितनी है AP। आप सोच रहे हो यहाँ माइनस क्यों नहीं रखा बेटा, तो ये तीव्रता सदिश राशि है, ये केवल हम यहाँ पर परमाण लेते हैं और परमाण सदैव प्लस का होता है, इसलिए माइनस होता है तो भी प्लस आएगा, प्लस है तो भी प्लस आएगा बेटा। अब AP का मान निकालेंगे, ध्यान देना AP का मान, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ध्यान देना समकोण त्रिभुज AOP में अभी निकाला है बेटा, सेम ऐसे ही निकल के आ जाएगा। AP बराबर √L² प्लस R²। आई बात समझ में। अब यह मान समीकरण इसे मान लेंगे 4, समीकरण 4। तो किससे निकाल देंगे बेटा, समीकरण 4 से AP का मान रख देंगे। तो ध्यान देना बेटा समीकरण 4 से तो क्या निकल जाएगा EA बराबर, ध्यान देना EA बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, तो L² प्लस R²। ये बेटा हमारा फाइनली समीकरण बन गया समीकरण नंबर 5। तो आपने बेटा एक जादू देखा यहाँ पर, EV और EA दोनों मान आपस में बराबर आ गए। इससे क्या सिद्ध होता है कि EV और EA के मान आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। अब हम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेक्टर हैं। कितने वेक्टर हैं, 2 वेक्टर। एक तो EB वेक्टर है और एक EA वेक्टर है। तो थोड़ा सा मैं बेटा आपको 11th में ले चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे आपको वेक्टर का वियोजन करना मैं सिखा रहा हूँ। यदि किसी वेक्टर को, जैसे आपके पास ये वेक्टर A है, ये वेक्टर क्या है बेटा A है, इसका वियोजन करना है। क्या करना है बेटा, वियोजन करना है, वियोजन, इसका वियोजन करना है। तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, मैथ में भी ध्यान रखना, जिस वेक्टर का वियोजन करना हो, जिसका भी वियोजन करना हो, उसको 2 समकोणिक अक्षों
के मूल बिंदु पर रख लेते हैं। तो वेक्टर ए का करना है बेटा, तो ये समकोणिक अक्ष हमारी बेटा ये आ गई x और कितनी है बेटा y, x और y। अब ये इसका मूल बिंदु हो गया, इस वेक्टर को यहाँ पर रख लेंगे ऐसे, ये वेक्टर हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हमारा निकल आया। अब ध्यान देना, तो कोण तो मानना पड़ेगा, तो ये कोण हमने मान लिया थीटा, क्षैतिज से कोण थीटा, आप इसे मान लो कोई फर्क नहीं है, बस यहीं पर बेटा ध्यान देना, ये वियोजन हो रहा है। तो x दिशा में वेक्टर ए का वियोजन जो आएगा बेटा वो आएगा a cos थीटा, अर्थात कोण के साथ हमेशा क्या आता है, cos बन के आता है, और बचा हुआ जो रहेगा बेटा वो रहेगा a sin थीटा, जो बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, a sin थीटा रहेगा। ध्यान देना, जिस वेक्टर का वियोजन करना होता है उसे कहाँ रख लेते हैं, दो समकोणिक अक्षों के मूल बिंदु पर रख लेते हैं। जो कोण दिया है उस कोण को जैसा दिया हम वैसा रख लेंगे। तो कोण के साथ जो वेक्टर का घटक आएगा, कंपोनेंट आएगा, वो हमेशा कॉस में होगा, a cos थीटा, और बचा हुआ बेटा क्या आ जाएगा, साइन। अगर ये कोण यहाँ बनना होता, इस जगह बन रहा होता, तो ये हो जाता a cos थीटा, तो बचा हुआ a sin थीटा निकल आता बेटा। ये चीज़ समझ में आ गई सभी के। तो देखो इसी प्रकार से हम बेटा इसको वियोजित करेंगे बेटा। तो देखो ध्यान से, परिणामी तीव्रता हमें निकाल ली है। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस वेक्टर EV को लिया, तो सबसे पहले समकोणिक अक्ष हम ले रहे हैं, थोड़ी देर हम माने ले रहे हैं बेटा, इसको ऐसे, ज़्यादा दूर हो गया तो इसको बेटा हम माने ले रहे हैं इस प्रकार से, तिरछी लाइन हो गई। ये हमने लिया बेटा, तो इसको हमने ऐसे रख दिया, ये इधर और ये समकोण हो गया। अब देखो EB यही तो है, तो हमने दो समकोणिक अक्ष के बीच में रखना बताया था अभी, ये हमने क्या बना दिया बेटा, ये हमारा बन गया EB बन गया। क्या बन गया बेटा, EB। और कोण कौन सा है बेटा, देखो कोण इसके परिणामी तीव्रता हमारी यही तो है, तो E के साथ ही तो थीटा है, तो E के साथ बेटा क्या आ जाएगा, ये थीटा नहीं आ जाएगा। अच्छा बताओ, है कि नहीं है मजेदार चीज। अब जरा दिमाग पे जोर डालो, बहुत सिंपल है बेटा। तो ये वाला घटक कौन सा आएगा इसका, ये वाला घटक, ये वाला, ये आ जाएगा बेटा EB, और क्या आएगा बेटा, cos थीटा। इसको मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। EB और क्या आएगा बेटा, ये cos थीटा, और इधर क्या पहुँचेगा बेटा, EB sin थीटा, और ये बिंदु हमने मान लिया P, इसकी तरह। आई बात समझ में, सिंपल है, कितना सिंपल है। जो घटक कोण के साथ वियोजित होगा वो हमेशा कॉस में आएगा, और बचा हुआ किस में जाएगा बेटा, साइन में जाएगा। ठीक है, अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसको वियोजित करते, इसको भी समकोणिक अक्ष में रखेंगे, तो समकोणिक अक्ष हमारे पास पहले से ही है। तो हम क्या काम करें, देखो ये हमने खींच लिया, ये बेटा हमारा क्या आ गया, EA आ गया। क्या आ गया, EA। सही बात है कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा। अब कोण किसके साथ बना हुआ है, कोण देखो E के साथ बना हुआ है, परिणामी तीव्रता, तो कोण इसका यही तो बना हुआ है। अब समझ गए होगे बेटा। तो ये वाला घटक कौन सा आएगा, ये वाला, भाई इधर ही तीव्रता रही तो ये वाला जाएगा बेटा घटक EA cos थीटा, इधर चला गया, और बटे में क्या, इधर क्या जाएगा बेटा, ये आएगा EA sin थीटा। ये तो रूल होता है। देखो ये इसके साथ थीटा कोण पर था, तो इसका घटक ये कौन सा हो गया, EA cos थीटा। 11th में आपने पढ़ा होगा, मैंने वह भी समझा दिया। और बचा हुआ घटक बेटा क्या कहलाता है, E sin थीटा कहलाता है। तो परिणामी तीव्रता बेटा हमें यहाँ पर देखनी है, क्या देखनी है, परिणामी तीव्रता किस पर, बिंदु P पर। तो वही मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ बेटा, अब ये मैं पूरा साफ करूंगा, ध्यान रखना। तो बिंदु P पर देखो ध्यान से, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। देखो बेटा क्या आएगी, E बराबर, ये दोनों एक ही दिशा में, EB cos थीटा और EA cos थीटा एक ही दिशा में, तो जुड़ जाएगा EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा। आप लोग जानोगे कि इन दोनों का क्या हुआ, समझ गए होगे बेटा। ये दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ध्यान रखना। अब समीकरण
3 व 4 का 5 का मान इसमें रखेंगे। तो ध्यान देना, समीकरण 3 व 5 से ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो ध्यान देना बेटा, E बराबर EV का मान कितना, देखो ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और ये बेटा ये जरूर आएगा कॉस थीटा, अक्सर बच्चे लिखना भूल जाते हैं, प्लस E का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। और क्या आएगा बेटा, Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आई सभी के। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, साफ कर दूँ, समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, बहुत आसान सा है, सरल सा है बेटा, कुछ नहीं है बेटा इसमें। अब एक नॉर्मल 9th क्लास के बच्चे की तरह बेटा इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें। क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। और कॉमन तो आप लोगों को आता ही होगा। देखो बेटा, तो E बराबर क्या आया, ये E बराबर कॉमन निकालो। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और कितना बेटा आ रहा है, कॉस थीटा। अब देखो अंदर क्या बचा, पूरा निकल आया, बचेगा 1 प्लस ये भी बेटा देखो निकल आया, तो क्या बचेगा, ये 1। और पता है एक मज़ेदार बात बताते हैं, आपको सुन के ताज्जुब होगा, बहुत रहस्यमयी बात है बेटा, बहुत रहस्यमयी, इतनी रहस्यमयी कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी बेटा। पता है क्या बात, वो रहस्य क्या है, 1 और 1 सदैव 2 होता है, 1 + 1 = 2 होता है। आ गया मजा, सबको पता नहीं होगा बेटा, 1 और 1 कितना होता है बेटा, 2 होता है। तो इसको बेटा क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2, इधर जोड़ दें 2Q, देखो ये आ गया, कॉस थीटा देखो बेटा हमने ये रख दिया, और बेटे क्या आ गया बेटा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और समीकरण नंबर हमारा बन गया 6। क्या बन गया बेटा, समीकरण नंबर 6 बन गया हमारा, समीकरण नंबर 6। अब हमें इसमें कॉस थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बेटा, कॉस थीटा का मान। फिर त्रिभुज की हेल्प लेंगे बेटा। तो ध्यान देना, समकोण त्रिभुज BOP में देखो, BOP में किसका मान निकालना है बेटा, हमें कॉस थीटा का। और कॉस थीटा पूरी दुनिया जानती है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बेटा कितना है, वो भी अभी बताया, 90 के सामने वाला कर्ण BP कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाला लंब OP लंब हो गया, बचा हुआ बेचारा आधार होता है। तो आधार कितना हो गया बेटा, आधार का मान हो गया OB, और कर्ण कितना है बेटा, कर्ण हो गया BP। आप कतई परेशान ना हो, आप इस त्रिभुज में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ऐसा ही आएगा। वैल्यू रखेंगे बेटा यहाँ पर, तो कॉस थीटा बराबर OB का मान कितना, OB L, और BP अभी निकाला था बेटा, देख लिया समीकरण नंबर 2, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सही बात है कि नहीं। अब ध्यान देना, समीकरण, ध्यान दीजिए, समीकरण 6 से वैल्यू रखेंगे बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q बटे √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और कॉस थीटा का मान L अपॉन, ये रूट नहीं था, ये इतना था, देखो डायरेक्ट इसका मान कितना था, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। किसी की प्रॉब्लम। अब यहाँ की कहानी समझना बेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, x √x हो तो पता है क्या आएगा, x पे घात 1/2। पता है बेटा 1/2 कहाँ से आ गया, इस अंडर रूट को 1/2 कहते हैं। आधार बराबर कोई चिन्ह नहीं है, क्या मान लेंगे, गुणा। दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/2
कितना आ गया, x पे घात 3/2 आ जाएगा। आई बात समझ में बेटा सभी के। x था, अंडर रूट x है, अंडर रूट का मान होता है 1/2, दोनों को जोड़ दिया 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। यही बेटा इसमें लगाते हैं, तो दिल थाम के देखिए बेटा, 1/4πε0 के 2ql बटे इसको क्या लिख देंगे बेटा, l² r² पे घात 3/2 ऐसे लिख दिया। ये चीज़ समझ में आ गई, मज़ा आ गया। अब देखो बेटा आगे की कहानी, आगे की कहानी बहुत अच्छी है बेटा। इसमें क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे लिख लेते हैं और करके, एक और लाइन में बढ़ाऊंगा जिससे आपको समझाने में समझने में आसानी हो। 4πε0 के 2ql बटे इसको लिख देते हैं आगे, इसको लिख देते हैं पीछे, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ गए होंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं, जो r है वो दूरी है, बहुत बड़ी दूरी, किसकी तुलना में, l की तुलना में। अतः l को छोड़ने पर, l को छोड़ दिया, पता है क्या हुआ उसके बाद, देखिए जैसे ही हमने l को छोड़ा, यहां बना दे रहा हूं, जैसे ही हमने l को छोड़ा तो बेटा आया E बराबर 1/4πε0 के 2ql, ये बन गया P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। L को छोड़ा तो आ गया r² पे घात 3/2, और 2 से 2 हमने क्या किया बेटा, ये काट दिया, तो अब आ गया E बराबर 1/4πε0 के P/r, और घात कितनी बची है बेटा, 3, तो P/r³। ये बेटा आपका डेरिवेशन निकल आया, किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर, निरक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन निकल आया। तो देखा बेटा आपने कितनी आसानी से डेरिवेशन बेटा हो गया, बहुत सिंपल है। जो इसमें कठिन है वो केवल बेटा ये है, वो मैंने समझा दिया है, और मेरा केवल एक ही शब्द कहना है बेटा, आप लोगों की समझ में अगर कुछ भी नहीं आता है तो नंबर है बेटा 9808441269, दोबारा फिर 9808441269 पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तुरंत आपकी समस्या दूर होगी। धन्यवाद।